तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें हम। अब कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? अब ऐसे कंपाउंड्स जिसको मैं हाइड्रोलिसिस करने पे मुझे एक पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीकीटोन मिलते हैं। मतलब लेट्स सपोज ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी या कीटोन होगा। जैसे ग्लूकोज लेते हैं एग्जांपल, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या, अब क्लासिफिकेशन अगर मैंने अकॉर्डिंग टू कितने उसके पास मोनोमर है, मतलब मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मतलब क्या, अगर मैंने अगर लेट्स सपोज वो मोनोसेकेराइड है, अगर मैंने उसका हाइड्रोलिसिस किया तो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा। और अगर सेकेराइड है, अगर मैंने उसको किया तो वो किसमें मुझे दो मिलेंगे, दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे या तीन मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे, जिससे ओलिगोसेकेराइड बना है। पॉलीसेकेराइड्स को हम ब्रेक करेंगे तो मुझे पॉलीमर मिलेगा ना, मोनोमर बना है। ठीक है, अब आते हैं हम मोनोसेकेराइड पे। अब मोनोसेकेराइड में क्या क्या आता है? मोनोसेकेराइड समझा ना क्या, कि जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। एग्जांपल ग्लूकोज। अब पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। अब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में क्या बता रहे हैं कि पहला उन्होंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट में ये स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, थियोरी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो स्ट्रक्चर पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है यूट्यूब में। तो अब पहला क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन अलग है। मतलब क्या, एक ही कंपाउंड दो कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है, डी आइसोमर या एल आइसोमर। डी आइसोमर मतलब क्या, कि वो कंपाउंड में जो OH ग्रुप है वो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कार्बन एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल। मतलब कि जैसे ये है, तो अब इसमें जो है, अगर ये राइट में है OH, टर्मिनल ये वाला है, उसके अगर राइट में रहेगा तो वो D वाला है, बट अगर वो लेफ्ट में रहेगा तो वो L रहेगा। ये हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब सेकेंड है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या है कि जो कंपाउंड है, अगर उसका जो सोल्यूशन है, वो जो लाइट जो आती है पोलराइज लाइट, वो कौन से डायरेक्शन में करेगी? अगर राइट में करेगी तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट में करेगी तो नेगेटिव, या रेसिमिक मिक्सचर रहेगा। अब आता है वही स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में एपीमर। एपीमर क्या होता है? जैसे ग्लूकोज और लैक्टोज ले लो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस एक ही कार्बन के अराउंड डिफरेंस रहेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, वो दो मोनोसेकेराइड डिफर्स ओनली अराउंड अ सिंगल कार्बन, बट वो एक एनोमेरिक कार्बन नहीं होता है। एनोमेरिक कार्बन में आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये होगा एपीमर। एपीमर के बाद आता है इनैंशियोमर। ये सब 11th-12th का है, तो इसमें ऊपर से ही ईजी पड़ेगा। इनैंशियोमर ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है इनैंशियोमर, और इसमें क्या एक डायस्टेरियोमर्स आता है। मतलब क्या, जो मिरर इमेज आएगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगा, जो हमने पढ़ा है। फिर आता है एनोमर म्यूटा रोटेशन। एनोमर म्यूटा रोटेशन मतलब क्या, कि ये क्या, 5th कार्बन और ये जो फर्स्ट कार्बन, उन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है तब जाके हमें ये साइक्लिक रिंग बनती है। तो वही बोल रहे हैं कि ये एक क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप, उसके पास एक कीटोन ग्रुप है, इसलिए उसको वो बनाया। और क्योंकि एक वो एक्टिव पार्ट है जिससे हमें पता चलता है वो एक रिड्यूसिंग है कि नहीं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एनोमर। अब एनोमर म्यूटा रोटेशन में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जिसकी वजह से दो फॉर्म मिलता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा फॉर्म। यहाँ पे जैसे लिखा है अल्फ़ा डी ग्लूकोज पायरानोस। इसमें क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे सब सेम रहता है, मतलब क्या, CH2OH H OH OH H OH
HOH। बट बस ये जो है ये उल्टा हो जाता है, मतलब क्या, OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, तो ये बीटा बन जाएगा। वही बोल रहा है कि यहाँ पे बस एक ही स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन के वजह से वो अल्फ़ा से बीटा चेंज हो जाएगा। ये था एनोमेरिक म्यूटा रोटेशन। ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शंस। अब रिएक्शंस देखने जाए, पहला क्या है, टॉटोमराइजेशन। अब टॉटोमराइजेशन में क्या होता है कि जो लेट सपोज ग्लूकोज लेंगे तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है। तो ये टॉटोमराइजेशन है। अब आता है नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन में अगर मैंने एल्डिहाइड ग्रुप का किया तो मुझे क्या मिलेगा, COOH मिलेगा। तो जो कंपाउंड मिलेगा उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। बट अगर मैंने एक टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप को किया विच इज़ दिस, तो उसको करने पे भी हमें सेम चीज़ मिलेगा, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा ग्लूक्यूरोनिक एसिड। फिर थर्ड है रिडक्शन मतलब जैसे ग्लूकोज का रिड्यूस किया तो डिसऑर्बिटॉल मिलेगा, गैलेक्टोज को किया तो डेल्कीटोल मिलेगा। अब आता है ओजाजोन फॉर्मेशन। अब ये ओजाजोन फॉर्मेशन क्या होता है कि मैं कोई भी एक रिड्यूसिंग शुगर लूँगी, उसको मैं फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊँगी, कैसे बॉईल करूँगी मैं इसको, उससे मुझे एक ओजाजोन मिलता है। ओजाजोन में क्या हमें अलग अलग शेप मिलते हैं। जैसे अगर मैंने माल्टोज लिया, माल्टोज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका ओजाजोन जो है वो सनफ्लावर शेप्ड आता है। ये क्या हो गया हमारा टॉटोमराइजेशन रिएक्शन में। अब ये फोर्थ था। अब आता है फिफ्थ में क्या है, ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड क्या होता है, जो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जो हेमी एसिटल या हेमी एकिटल ग्रुप था कार्बोहाइड्रेट का, अगर वो रिएक्ट करेगा एक दूसरे कार्बोहाइड्रेट से या दूसरे अनदर नॉन कार्बोहाइड्रेट से, जो वो कंपाउंड जो भी बनता है उसमें जो बॉन्ड्स को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं उसको ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और हाँ वही का उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि लैक्टोज है। लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो बीटा गैलेक्टोज उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम बीटा गैलेक्टोज यूज़ करते हैं, C1 उसका C1 कार्बन और ग्लूकोज का C4, और दोनों बीटा है इसलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब आता है फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या एंटीबायोटिक्स है, नाम सुना होगा, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ TB। फिर आता है ओबेन, ये क्या इनहिबिट सोडियम पोटाशियम ATPase एंजाइम। इससे क्या होता है, जो सोडियम का है इनफ्लक्स वो नहीं हो पाता है, उसको इनहिबिट कर रहा है वो। अब आता है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स में क्या, मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव्स, जैसे शुगर एसिड्स होंगे, ऑक्सीडेशन करूँगी तो मुझे एसिड्स मिलेंगे, अल्कोहल होंगे, रिडक्शन करने से मुझे शुगर के अल्कोहल्स मिलेंगे, अमीनो शुगर, L-ascorbic एसिड भी मिलता है, विटामिन C। ये पूरा था मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड के बाद आता है ओलिगोसैकेराइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डाइसैकेराइड। अब जो डाइसैकेराइड है उसको मैं दो चीज़ में डिवाइड कर सकती हूँ, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये पूरा 11th-12th में हुआ है, तो इसमें बस मेन चीज़ें ही पढ़नी है और मैं वही बता रही हूँ। तो अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग है। तो रिड्यूसिंग मीन्स क्या, जो फ्री होगा उसका एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलते हैं, क्या फ्री होगा और इसमें फ्री नहीं होगा क्योंकि वो अटैच रहेगा। तो अब रिड्यूसिंग में आता है माल्टोज, लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग में याद रखो सुक्रोज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ट्राइहाइलोज। अब आता है क्या, डाइसैकेराइड का माल्टोज 2 ग्लूकोज से ही बना है, तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और जो पहला ग्लूकोज रहेगा वो उसका कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4, इसलिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और इसका ओजाजोन सनफ्लावर शेप्ड होता है। और अब आता है आइसोमाल्टोज भी सेम रहता है बट यहाँ पे बॉन्ड अलग होता है, इसमें होता है अल्फ़ा 1,6, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं। सेलोबियास में क्या होता है, बीटा 1,4, वहाँ पे अल्फ़ा यूज़ कर रहे थे बट यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, बीटा यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर विथ माल्टोज, ठीक है। अब यही कंटिन्यू हो रहा है। आता है सुक्रोज। अब सुक्रोज में देखें तो सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं और ये किससे बनता है, इस सुक्रोज को याद रखो जैसे शुगर है तो शुगर मीन्स चीनी मतलब चाइना, तो चाइना से गर्लफ्रेंड तो GF विच इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है।
और फिर अल्फ़ा 1 और बीटा का सेकेंड कार्बन के बीच में उन दोनों का बॉन्ड होगा, तो C1C2 मतलब क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा 1 B2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग, याद रखो, इट कैन नॉट फॉर्म ओजाजोन। क्यों? क्योंकि ओजाजोन एक रिड्यूसिंग के बीच में बनता था। क्या लिखा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए, और ये रिड्यूसिंग नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट फॉर्म ओजाजोन। मेजर कार्बन प्रोड्यूस, अब इसको क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ एन मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो सुक्रोज मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब आता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर मतलब क्या, एज अ नॉर्मली सुक्रोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट जब उसका हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलिसिस करने पे वो लीवर रोटेटरी बन जाता है। इस प्रोसेस को चेंज होने में क्या, डेक्स्ट्रो से वो लीवर जो बनता है उसको इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या, एक मिल्क शुगर है। ये किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और दोनों क्या होते हैं, बीटा डी होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो क्या होगा, बीटा 1 to 4, मतलब क्या, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 4, विच इज़ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हो गया हमारा ओलिगोसैकेराइड। अब आता है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, ये पॉलीमर मतलब मोनोमर को जॉइन किए एक बहुत बड़ा सा यूनिट बना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे n नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या, पॉलीसैकेराइड के दो टाइप आएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो अब होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसमें क्या लिखा है कि जब मैं हाइड्रोलिसिस करूँगी तो जो मुझे मोनोसैकेराइड मिलेगा वो एक सेम टाइप का होगा, सिंगल टाइप का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, स्टार्च है। अब स्टार्च को क्या बोला, इट इज़ एन होमोपॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, मतलब ये पूरा एक चेन है डी ग्लूकोज का ही, बट डी ग्लूकोज में भी दो पॉलीसैकेराइड होते हैं, क्या, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लूकोज है वो ऐसे डायरेक्टली बस ऐसे नहीं कर रहा है ना, वो ब्रांच भी बना रहा है ना। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो अमाइलोज है वो 15 to 20% होता है, और अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% होता है। मतलब क्या, अमाइलोज कौन सा पार्ट होता है, इट इज़ एन लॉन्ग अनब्रांच, मतलब जो सीधे जा रहा है हमारा वो, बट जो ब्रांच बना रहा है उनसे, ये जो ब्रांच बना रहा है वो ब्रांच चेन, वो अमाइलोपेक्टिन पार्ट है, ठीक है। तो अब जो अमाइलोज है मतलब जो स्ट्रेटली बना है वो कार्बन नंबर 1, और मतलब अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो इसका कार्बन नंबर 4 यहाँ पे चल गया, तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो 6 से कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये था। अब आता है क्या, ये डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या है, एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च है, और ये कैसे ब्रेक डाउन करता है, बाय अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। अब आता है इन्यूलिन। अब इन्यूलिन क्या है, इट इज़ एन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, उसको फ्रक्टोसाइन भी बोल सकते हैं, और ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, और ये सॉल्यूबल इन H2, वाटर सॉल्यूबल है। इट इज़ नॉट यूटिलाइज बाय बॉडी, मतलब क्या कि अगर मैंने अगर 10 ग्राम इन्यूलिन दिया तो वो पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इन्यूलिन। तो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू यूज़ ड्यूरिंग फाइंडिंग GFR, मतलब अगर मुझे GFR फाइंड करना है तो मैं इन्यूलिन यूज़ कर सकती हूँ। बायोकेमिस्ट्री के आगे के चैप्टर में इन्यूलिन के बारे में दिया है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इसमें याद रखना कि इट इज़ यूज टू मेजर GFR, क्योंकि इन्यूलिन जो है ना बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती, तो जितना देंगे उतना निकल जाता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि अगर माल फंक्शन हुआ तो पता चल जाएगा GFR के थ्रू। अब आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक स्टोरेज फॉर्म है एनिमल्स के लिए। इट इज़ एन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ही है, और इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हो गया ग्लाइकोजन। अब आता है काइटिन, और इट इज़ फॉर्म बाय एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बीटा 1,4, ठीक है। और क्या अब ये कहाँ पे दिखता है हमें, एक्सोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में दिखेगा। इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स भी आते हैं, तो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। अब आता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब क्या, जब अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर मिलेगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड मतलब क्या, इट इज़ एन हेट्रोग्लाइकल, मतलब इसके अंदर अलग अलग है, बट यहाँ पे जो शुगर डेरिवेटिव है
उसका रिपीटिंग यूनिट है, मतलब क्या, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकन। इसके आगे का बहुत छोटा सा पार्ट है बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, जिसमें कोलाजन, हेपारिन ये सब आता है। ठीक है, थैंक यू।